तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग लेंस मेकर फार्मूला का दूसरा पार्ट। तो पिछले पार्ट में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने डिराइव किया था एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र का फार्मूला इस पृष्ठ के लिए हमने किया था। इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले पृष्ठ को कंसीडर करेंगे, यानी हमारा जो भी अपवर्तक पृष्ठ है वो कैसा होगा, अवतल होगा। कैसा होगा? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब ये प्रकाश किरण यहाँ पर आती है तो इसका एक बार अपवर्तन होता है और ये यहाँ जाना चाहिए था, जाती नहीं है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ आ जाती है। हमको क्या करना है, इसी पृष्ठ से यानी यही फोटो और यही प्रकाश किरण आरेख को हमको फिर से ड्रॉ करना है, जिसको ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो छोटा सा ये जो रेड वाला दिख रहा है प्रकाश किरण जो लेंस के बीच में है, वो ये वाला भाग है ये। और ये अगर ये लेंस नहीं होता तो ये विदाउट एनी डेविएशन ये सीधे निकल जाती है ऐसे, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, और स्पेशली यहाँ पर बोलें तो ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, इसलिए यहाँ पर इसका होगा रिफ्रैक्शन, और ये ऐसे सीधे न जाके ये आपतन बिंदु से जहाँ माध्यम बदल रहा है वहाँ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है डेविएशन। देखिए यहाँ पे जरा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से ये लाइट आ रही है ऐसे, ये हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर पृष्ठ पर अगर अपवर्तक पृष्ठ पर एक अभिलंब डालते हैं तो केंद्र से होकर जाएगा, चूंकि ये स्फेरिकल सरफेस एक वृत्ताकार या गोलीय पृष्ठ है, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं आई। कोई समस्या? अब ये इंसिडेंट रे है विदाउट एनी डेविएशन, इसको जाती है ऐसे, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये मुड़ गई है ऐसे। इसका मतलब कि ये ब्लू वाली जो रे है वो रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित किरण है, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं आर। क्या कहते हैं? आर। तो इस पॉइंट को हमने दे दिया नाम एन और इस पॉइंट को हमने दे दिया नाम एम। ये हो गया इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हो क्या रहा है कि ये ऐसे सीधे जो निकल के जा रही थी इस वाले पृष्ठ में, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये जो सीधे निकल के ऐसे जा रही थी, तो पहले केस में जो यहाँ पर इमेज बन रहा था वो इस केस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका मतलब है कि इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो आभासी वस्तु है, वास्तविक वस्तु नहीं है। पिछले केस यानी कि इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कारण बना हुआ जो इमेज है, दैट वर्क्स एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पर ये जो हो गया एक प्रकार का आभासी वस्तु हो गया, और इस आभासी वस्तु का जो इमेज है, रियल इमेज, इस पॉइंट पर आपको बन के आ रहा है रियल इमेज। तो कुछ एंगल्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, जैसा कि पिछले डेरिवेशन में हम लोगों ने किया हुआ था। क्या एंगल है कि ऑब्जेक्ट जो बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे इसको हमने अल्फा ले लिया, और जहाँ इमेज बना था उसको हमने बीटा ले लिया, और जो नॉर्मल था उसको हमने गामा ले लिया। अब सारी चीज़ें वैसे ही चलेंगी, ठीक वैसे ही ज्योमेट्री लगाना है यहाँ भी, बशर्ते आपको क्या करना है,
कुछ एजम्पशंस लेने हैं जो कि पुराने ही एजम्पशंस हैं। क्या एजम्पशंस हैं? तो पहला तो एजम्पशन वही पुराना वाला, जो जिसने भी पुराना वीडियो देखा होगा उसको याद होगा कि पहला एजम्पशन क्या है कि जो भी हमारा ये 3 जो एंगल हैं, कौन से? ये 3 एंगल, ये 3 एंगल जो हैं ये तीनों के तीनों बहुत छोटे होने चाहिए। यानी कि अल्फा बीटा गामा जो होगा वो क्या होगा? बहुत ही छोटे एंगल होने चाहिए। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है कि अल्फा बीटा जितना छोटा होगा, अल्फा बीटा गामा जितना छोटा होगा, उतना ही ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये ध्यान दीजिए, ये जो पोल है, ये जो पोल है, ये वाला जो पॉइंट है एम के पास होगा, या कुछ ऐसा कहें कि एम उतना ही उसके पास जाएगा, पोल के पास। अब इसमें हमारा क्या लाभ है? तो इसमें हमारा ये लाभ है कि सारी मेजरमेंट्स जो भी होती हैं, सारी मेजरमेंट्स वो, एक सेकेंड, तो इसका लाभ ये होगा कि जो अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा होगा तो एम और पी एक दूसरे के बहुत करीब जाएंगे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आप अभी भी समझ सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए कि अगर आप मान लेते हैं कि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये, और यहाँ से हमने एक ये हमने ले लिया, ये हो गया आपका मान लीजिए गामा, तो यहाँ से नॉर्मल ड्रा किया हमने, ये हो गया एम, ये हो गया पी। अब चूंकि यदि हम थोड़ा सा इसकी विड्थ को कम कर दें, इसके गामा के वैल्यू को घटाते जाएं तो ये हो जाएगा। यहाँ से नॉर्मल डालते हैं तो अब एम यहाँ आ गया। अगर गामा को और घटाते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करें तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे गामा की वैल्यू घटती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एम जो है वो पी के करीब जा रहा है। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है अल्फा बीटा गामा को छोटा रखने का, क्योंकि हमारे पास एक नोन पॉइंट होता है ये ध्रुव, जिसको हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ द मिरर। तो हमको सारी डिस्टेंस यहीं से मेजर करनी होती है। अब आपको लगाना है स्नेल्स फार्मूला। जैसा कि आपको पता है कि जो भी हमने ये मटेरियल लिया हुआ है ग्लास का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, माफ कीजिए, और जिस सराउंडिंग में रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। क्या है? N1। तो आपको क्या करना है कि स्नेल्स फार्मूला लगाना है। अब ये N2 से N1 में जा रहा है तो हम लिख सकते हैं N1/N2 इज इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाई साइन R। अब चूंकि I, R, अल्फा बीटा गामा ये सब बहुत छोटे हैं तो हम लिख सकते हैं N1/N2 इज इक्वल टू I/R। सॉरी, क्यों? क्योंकि हमें एक लिमिट्स में पढ़ाया जाता है कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो देन साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि यदि थीटा बहुत छोटा है तो हम साइन थीटा के जगह पे थीटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके हमने क्या कर लिया कि साइन I के जगह पे I लिख दिया और साइन R के जगह पे R लिख दिया। अब आपका एक सूत्रीय कार्यक्रम हो गया I और R को कैलकुलेट करना, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम का यूज करने वाले हैं। तो I कहाँ दिख रहा है आपको? तो I दिख रहा है यहाँ पर, ये है I। इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रायंगल लेना है, कौन सा? NCO। कौन सा ट्रायंगल लेना है? NCO, जिसमें आप देख सकते हैं कि I जो है वो बाहर का कोण है, वही कोण, और उसके दो अपोजिट एंगल्स हैं गामा प्लस अल्फा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं
ट्रायंगल कौन सा, CNO में I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। और आपने पढ़ा है लिमिट्स में ही कि यदि अल्फा बीटा गामा यानी कि थीटा बहुत छोटा हो तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में पढ़ा जाता है कि थीटा टेंस टू 0 देन tan थीटा बाई थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1। साइन की तरह ये भी लिखा जा सकता है, थीटा के जगह पे tan थीटा लिख सकते हैं या tan थीटा की जगह पे थीटा लिखा जा सकता है जब थीटा बहुत छोटा हो। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ लिख सकते हैं I इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा। अब यहाँ से आप पा सकते हैं कि tan अल्फा क्या होगा। तो tan अल्फा के लिए आपको एक ट्रायंगल लेना होगा CNM, ट्रायंगल CNM उसमें आपको मिल सकता है ट्रायंगल CNM में tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा MN बटा में MC, जिसको हम लोग लिख सकते हैं MN बटा में PC। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि P और M एक दूसरे के बहुत ही करीब है, क्योंकि बहुत छोटे हैं। PM जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है, तो हम मान सकते हैं कि P और M एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो गए और एक ही बिंदु को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब आपको निकालना है गामा, तो tan गामा ले लेते हैं हम लोग। उसके पहले tan बीटा भी निकाल लेते हैं, आगे हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो tan बीटा के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, तो आप देख सकते हैं एन कौन सा NIM ये ट्रायंगल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें से देख सकते हैं, तो ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग NMI। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू MN बटा में MI, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं MN बटा में PI, क्योंकि M और P एक दूसरे के बहुत करीब है। अब हमको लेना है गामा, तो गामा के लिए हम लोगों को कौन सा ट्रायंगल लेना है एक हम लोग से यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये CNM में हम लोगों ने ये गामा ही निकाला हुआ है, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। अल्फा अब हम लोग को निकालना है, तो अल्फा के लिए हम लोग को लेना होगा ट्रायंगल NMO, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा MN बटा में MO, दैट इज MN इक्वल टू बटा में MO किसके बराबर है, PO के बराबर। अब यहाँ पर ये वैल्यूज रख देनी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना है, इसको इक्वेशन नंबर 1, तो इसको इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से अगर हम ले जाके रख दें तो क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू अल्फा के जगह पे हो जाएगा MN बटा में PO, और गामा के जगह पे हो जाएगा tan गामा, दैट इज इक्वल टू MN बटा में PC, MN बटा में PC। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग ले रहे हैं 2, ठीक है। उसके बाद अब आपको कैलकुलेट करना है बीटा की वैल्यू, R की वैल्यू, किसकी वैल्यू, R की। तो R अब आपको कहाँ से मिलने वाला है, तो इस ट्रायंगल से मिलेगा। देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये बीटा है, ये गामा है, और इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया R,
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, और सिमिलरली बीटा की जगह यूज कर सकते हैं हम लोग टेन बीटा, और गामा की जगह यूज कर सकते हैं टेन गामा, क्योंकि बीटा और गामा बहुत ही छोटे एंगल हैं। और यहाँ से टेन बीटा की जगह लिख सकते हैं, इस जगह से यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, एम एन बटा में पी आई प्लस गामा की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग एम एन बटा में पी सी, एम एन बटा में पी सी। अब इस R और I के वैल्यू को उठा के स्नेल्स लॉ में रख देते हैं। यहाँ से हम लोगों को रख देना है स्नेल्स फार्मूला में। तो स्नेल का फार्मूला से हम लोगों ने ये प्राप्त किया हुआ था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं N1 इंटू R इक्वल टू I इंटू N2। N1 की वैल्यू क्या है, तो N1 तो पहले मीडियम जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो N1 को एज इट इज N1। R के जगह पे यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग एम एन बटा में पी आई प्लस एम एन बटा में पी सी इक्वल टू आई की जगह पे हम लोग को रख देना है एम एन बटा में पी ओ प्लस एम एन बटा में पी सी, और यहाँ हो गया N2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों साइड से एम एन कॉमन लेके कटाया जा सकता है, तो कैंसिल हो गया दोनों साइड से एम एन, तो ये हर जगह से एम एन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बच गया N1 बटा में पी आई प्लस N1 बटा में पी सी इक्वल टू हो जाएगा N2 बटा में पी ओ प्लस N2 बटा में पी सी। तो हमको क्या करना है कि यहाँ से जो भी सिमिलर टर्म्स हैं उसको एक साइड ले जाना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको आसानी से रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे, तो हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं N2 बटा में, एक सेकेंड, N2 बटा में PO माइनस N1 बटा में PI इज इक्वल टू N1 बटा में PC माइनस N2 बटा में PC। अब यहाँ से अगर हम कॉमन कर लें तो N2 बाई PO माइनस N1 बाई PI इज इक्वल टू N1 माइनस N2 बाई PC। अब रही बात ये कि PO PI PC क्या है, तो हम लोगों ने इस प्रकार से पॉइंट्स को नाम दिया हुआ है जिसको समझना बड़ा ही आसान है। इसको समझना बहुत ही आसान है। कैसे, तो P को हमने माना हुआ था पोल, क्या माना हुआ था, पोल, और O है ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से पोल से इमेज की डिस्टेंस यानी कि ये इमेज डिस्टेंस, और C है सेंटर और ये पोल P, तो ये हो गया सेंटर से पोल की डिस्टेंस, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक बार रे डायग्राम को देखा जाए कि क्या साइन कन्वेंशंस के बेसिस पे इनकी वैल्यू कैसे कब पॉजिटिव कब निगेटिव होगी। तो PO PI PC की वैल्यू हमको यहाँ से देख के निकालनी है। तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि PO क्या है, तो PO जो भी होगा वो प्लस में U हो जाएगा, क्योंकि ये जो है डिस्टेंस क्या है, प्लस में U है, ठीक है। उसी प्रकार से PI इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, तो V, ये क्या हो गया, V प्लस में V। अब PC क्या हो गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R। अब आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे जा रही है इधर, हम पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमको आना पड़ रहा है इधर, यानी दोनों के चलने की डायरेक्शन अपोजिट है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमको जो भी डिस्टेंस लेना है, क्या लेना है, निगेटिव में लेना है, तो ये हो जाएगा -R। इसकी वैल्यू को हम लोग को ले जाके यहाँ पुट कर देना है, और पुट करने के बाद हम यहाँ से पा सकते हैं अपना जो भी फॉर्मूला है, वो क्या फार्मूला मिलेगा, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा N2 बाई U माइनस N1 बाई V इज इक्वल टू N1 माइनस N2 बाई -R।
अब इस माइनस को अगर हम चाहें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके n1 माइनस n2 को लिख सकते हैं n2 बाई n2 माइनस n1। तो यहाँ से हमको फार्मूला मिल जाएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है। हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, तो n2 बाई u माइनस n1 बाई v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटा में r। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। यह है हमारे लिए जब हमारा पृष्ठ अवतल है उसके लिए अपवर्तन सूत्र, अवतल पृष्ठ के लिए। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अगले पार्ट में हम लोग इन दोनों वीडियोज के ही रेफरेंस के आधार पर बड़ी आसानी से लेंस मेकर फार्मूला को डिराइव करेंगे। वो वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि इस फार्मूला से मिले हुए आउटकम्स को ही हम लोग उसमें इस्तेमाल करेंगे और बोर्ड में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवाल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।